हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का राय साहब अकेडमी पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक देखने जा रहे हैं। हम आज बात करेंगे एसिड बेस बैलेंस की। किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे एसिड बेस बैलेंस की। इस टॉपिक को शॉर्ट और स्वीट में रखूंगा मैं। बेसिकली हम लोग आज डेवलप करना चाहेंगे कि जो एसिड बेस बैलेंस के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उनको कॉन्सेप्ट वाइज किस तरीके से सॉल्व किया जा सके। मैं आपको नो डाउट इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, पर पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ताकि जो आजकल आप लोग ट्रेंड देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें अगर हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमा फिरा के दिया जाए आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एबीजी एनालिसिस, यानी आर्टीरियल ब्लड गैस, या फिर इसको हम एसिड बेस बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर वो हमसे पूछा जाता है। हमें कुछ सेट ऑफ कंडीशंस दे रखी होती है। हमें 3 कंपोनेंट दे रखे होते हैं। कितने कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट दे रखे होते हैं। हमें दे रखा होता है पीएच, हमें दे रखा होता है PCO2 और हमें दे रखा था HCO3। ये 3 कंपोनेंट की वैल्यूज हमें दे रखी होती है। ये किसी पेशेंट की वैल्यू हो सकती है और हमें फाइंड आउट करना होता है कि वहां पर रेस्पिरेटरी अल्कलॉसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ये कुल मिला के बात हमको देखनी होती है। प्लस इसके साथ एक कंपोनेंट और जोड़ा जाता है, कंपनसेशन, अनकंपनसेशन या पार्शियल कंपनसेशन। तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में बताऊंगा और इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगा, इतनी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा कि आप लोग बिल्कुल उसको नहीं भूलोगे। बस आप लोगों को करना यह है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमें ये 3 कंपोनेंट दे रखे होते हैं और हमें फाइंड आउट करना होता है क्या सिचुएशन है। तो पीएच की अगर बात की जाए तो नॉर्मल पीएच की वैल्यूज, यहाँ पे हमें ये सारी वैल्यूज अच्छी तरीके से याद रखनी है। पीएच की वैल्यू होती है 7.35 से 7.45। 7.35 से 7.45 नॉर्मल वैल्यू है। PCO2 की बात की जाए तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 35 से 45 mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल PCO2 यानी पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू रहती है। HCO3 यानी बाइकार्बोनेट की बात की जाए, इसकी वैल्यू रहती है नॉर्मल वैल्यू 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यूज है। अब जब बात पीएच की हो रही है तो पीएच का कहीं ना कहीं मतलब क्या है? पीएच से हम क्या जानना चाह रहे हैं? पीएच से हम लोग जानते हैं कि कंडीशन क्या है। कंडीशन एसिडोसिस की है या कंडीशन एल्कलॉसिस की है। तो पीएच से बेसिकली हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि आखिर ये पीएच का फंडा क्या है। पीएच के फंडे की बात अगर की जाए तो पीएच क्या है? एक स्केल होती है। क्या होती है? पीएच एक स्केल होती है जिसमें नॉर्मली 1 से लेकर 14 तक की इसमें स्केलिंग होती है और मिडिल वैल्यू इसमें 7 की होती है। ठीक है, तो पीएच का मतलब है पोटेंस हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या है? पोटेंस हाइड्रोजन। यानी कुल मिला के हम H प्लस आयंस के अमाउंट को चेक करते हैं। H प्लस आयन अगर ज्यादा है तो बॉडी में एसिडिक कंडीशन होगी। H प्लस आयन कम है और OH माइनस आयन ज्यादा है तो बेसिक कंडीशन होगी। तो वो चेक करने के लिए एक स्केल बनी हुई है, हम लोग जानते हैं स्केल के बारे में। तो 7, अगर कोई मटेरियल जिसका पीएच अगर 7 है तो वो मटेरियल क्या होगा? वो मटेरियल न्यूट्रल होगा। क्या होगा? वो मटेरियल न्यूट्रल होगा। ठीक है, और 7 से कम वैल्यूज की अगर बात की जाए, यानी 7 के बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1 की बात की जाए, 7 से नीचे की वैल्यूज की बात की जाए तो वो मटेरियल एसिडिक नेचर का होगा। 7 से बड़े वैल्यूज की अगर बात की जाए, यानी 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये क्या होगा? यहाँ पे मटेरियल बेसिक नेचर का होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई है। ये हम यहाँ पीएच स्केल की बात कर रहे हैं। नॉर्मल जो न्यूट्रल वैल्यू है वो रहती है 7, यानी यहाँ पर वो जो कंपोनेंट है ना ही एसिडिक नेचर का है ना ही बेसिक नेचर का है। अब अगर 7 से छोटे नंबर्स की तरफ चलें तो जितना हम छोटे नंबर की तरफ आएंगे एसिडिक नेचर उतना इंक्रीज होता जाएगा, और जितना हम बेसिक यानी अगर 7 से बड़े नंबर्स की तरफ अगर जाएंगे तो बेसिक नेचर जो है यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा। तो ये एक बड़ा बड़ा आइडिया है एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर का।
ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल वैल्यूज है ये हमको याद रखनी है। ये सारी की सारी क्या है, नॉर्मल वैल्यूज। ये क्या है, नॉर्मल वैल्यूज। हमको नॉर्मल वैल्यूज के बारे में जानकारी होगी, नॉलेज होगी, तभी हम एबनॉर्मल वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आई होप ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। pH 7.35 से 7.45, PCO2 35 से 45 mm ऑफ Hg यानी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और HCO3 यानी बाइकार्बोनेट की बात करें तो 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यहाँ पे ये 35 है, ये 45 है, तो आप याद रख सकते हो PCO2 की वैल्यू भी कितनी होती है, 35 और 45। ये मेरा याद रखने का तरीका है, 35 45 35 45। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मेन टॉपिक। हम फाइंड आउट करेंगे क्या सिचुएशन है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, अल्कोलोसिस है, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, या अल्कोलोसिस है। चलिए तो बात करते हैं हम पहले, हम डील करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फाइंड आउट करना है या रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस फाइंड करना है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। एसिडोसिस वर्ड का मतलब है कि यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो कैसी होगी, एसिडिक कंडीशन होगी। कैसी कंडीशन होगी, एसिडिक। यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर एसिडिक कंडीशन ज्यादा होगी, सिचुएशन होगी। अल्कालोसिस की बात की जाए तो यहाँ पे कंडीशन कैसी होगी, बेसिक होगी। कैसी होगी, बेसिक। अल्कालोसिस यानी बेसिक, एसिडोसिस का मतलब होता है एसिडिक। अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात की जाए तो जो तीनों कंपोनेंट की हमने बात की थी, पीएच, CO2 और बाइकार्बोनेट की, तो यहाँ पे हमारे लिए दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। हम एक तो चेक करेंगे पीएच को, और फिर हम चेक करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी PCO2 को। एसिडिक की बात की जाए तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो दो गैसेस होती हैं, दो गैसेस हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज होती है हमारी बॉडी में। एक होती है ऑक्सीजन और एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात की जाए तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट लिंक कर सकते हो एसिड के साथ। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक एसिडिक गैस है। और ऑक्सीजन की बात की जाए, अगर O2 की बात की जाए तो वो कैसी है, वो एक बेसिक गैस है। ठीक है, यानी वो बेसिक है, ये एसिडिक है। यानी बॉडी में जब भी CO2 इंक्रीज होगा, कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाए जिसकी वजह से बॉडी में CO2 का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, कंडीशन क्या होगी, एसिडिक होगी। क्या होगी, एसिडिक। यानी हमने CO2 की नॉर्मल वैल्यू कितनी बात की थी, हमने बात की थी 35 से 45 mmHg। तो अगर 45 से ज्यादा है, 45 mmHg से CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो कंडीशन क्या होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की होगी। और वहीं अगर CO2, क्योंकि हमने O2 की बात तो नहीं की है, तीन कंपोनेंट की बात की है, पीएच की, CO2 की और बाइकार्बोनेट की, तो O2 से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे भी क्या चेक करेंगे, हम यहाँ पे भी चेक करेंगे CO2 को। क्या चेक करेंगे, CO2 को। और अगर CO2 की वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन 35 है। क्या है, लेस देन 35 है, तो वो कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। यानी वहां पर क्या कंडीशन है, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस की कंडीशन है। अब CO2 कौन कौन सी कंडीशन में ज्यादा हो सकता है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि एक मान लीजिए कंडीशन है हाइपर वेंटिलेशन की। किसी कंडीशन है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन में बेसिकली क्या होगा, मैं अगर आपको नॉर्मली बता रहा हूं कि अगर हाइपर वेंटिलेशन हम लेते हैं, क्या लेते हैं, हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन लेते हैं। हाइपर वेंटिलेशन में क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है। ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। अगर बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं CO2 क्या होगी, लेस होगी। CO2 क्या होगा, कम होगा। और मैंने आपको बताया कि जब भी अगर CO2 कम होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, कंडीशन क्या होगी, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस की कंडीशन होगी। क्या होगी, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। और वही अगर कंडीशन हाइपोवेंटिलेशन की है, किसकी है, हाइपोवेंटिलेशन की अगर कंडीशन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट बॉडी में कम होगा, और CO2 की बात करें तो CO2 का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब भी CO2 का अमाउंट अगर ज्यादा होता है, कंडीशन क्या होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यानी हाइपोवेंटिलेशन में क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जबकि हाइपर वेंटिलेशन के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। ये बात हमको समझ में आ गई। तो अब जब हमने CO2 और एसिडिक नेचर के बारे में रिलेशन देख लिया है कि भाई CO2 अगर ज्यादा है तो मतलब क्या है,
एसिडिक कंडीशन ज्यादा है। यानी बॉडी में CO2 अगर ज्यादा होगी, बॉडी में कैसा कंडीशन होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन भी हम देख लेते हैं। ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है आपके पीएच का और CO2 का। ये रिलेशंस जो मैं आपको बताऊंगा पीएच और CO2 के बीच में और पीएच और बाइकार्बोनेट के बीच में, ये रिलेशन ही आपको हेल्प करेगा अल्टीमेटली क्वेश्चंस के अंदर। तो जहां पे हमको एक नॉर्मल वैल्यूज भी याद रखनी है, मैंने आपको बताई, और नॉर्मल वैल्यूज के साथ जो रिलेशन है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। तो अगर पीएच की और CO2 की बात की जाए तो हमने क्या बात की थी कि CO2 अगर बॉडी में ज्यादा है, CO2 अगर बॉडी में ज्यादा है, कंडीशन क्या होगी, एसिडिक कंडीशन होगी। क्या होगी, एसिडिक कंडीशन होगी। और पीएच में पीएच की वैल्यूज कम होती है तब कंडीशन क्या होती है, एसिडिक। यानी पीएच अगर कम है तो कंडीशन क्या होगी, एसिडिक कंडीशन होगी, है ना भाई। ये बात तो समझ में आ गई कि CO2 ज्यादा है तो एसिडिक, और पीएच अगर कम है, क्योंकि 7 से कम की वैल्यूज जो है, 7 से लेस वैल्यूज जो है, वो कंडीशन कैसी होगी, एसिडिक। यहां आप देख सकते हो पीएच का और CO2 का रिलेशन अपोजिट है। पीएच और CO2 का रिलेशन अपोजिट है, यानी बॉडी में CO2 ज्यादा तो पीएच क्या होगा, कम होगा। ये रिलेशन हमको याद रखना है। यानी कुल मिला के हम बात कर सकते हैं कि पीएच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, CO2 के। यानी ऑटोमेटिकली अगर CO2 बढ़ेगा पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन जो पहला रिलेशन है ये हमको याद रखना बहुत ही जरूरी है। यानी पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है, बहुत काम आएगा आगे। ठीक है, यानी CO2 इंक्रीज, पीएच क्या होगा, डिक्रीज। CO2 इंक्रीज यानी एसिडिक नेचर, पीएच डिक्रीज। पीएच CO2 इंक्रीज यानी एसिडिक नेचर, और पीएच डिक्रीज यानी एसिडिक नेचर। यानी पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है CO2 का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर CO2 बढ़ेगा, अगर CO2 बढ़ेगा पीएच क्या होगा, घटेगा, और अगर CO2 घटेगा तो पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। आई होप ये रिलेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब हम ये देख लेते हैं कि बॉडी में ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसकी वजह से CO2 इंक्रीज होगा। तो यहां मैं आपको बता दूं कि हमने MSN के अंदर, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज पड़ी है उन सब के अंदर क्या होगा, एसिडोसिस की कंडीशन होगी। क्या होगी, एसिडोसिस की कंडीशन। चाहे आप COPD की बात कर लो, किसकी बात कर लो, चाहे आप COPD, चाहे आप अस्थमा की बात कर लो, न्यूमोनिया की बात कर लो, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात कर लो, एम्फाइसीमा की बात कर लो, जितनी भी डिजीज बात की है हमने MSN के अंदर वहां पे, क्योंकि ये सारी की सारी क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। ये सारी की सारी क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है रुकावट, यानी कहीं ना कहीं CO2 को बॉडी से बाहर भेजने में रुकावट आ रही है। तो अगर CO2 बॉडी से बाहर नहीं जाएगा तो बॉडी में इंक्रीज होगा, और बॉडी में अगर CO2 इंक्रीज होगा तो नेचर कैसा होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। तो यहाँ पे हम जितनी भी MSN में रेस्पिरेटरी डिजीज की बात करेंगे, अस्थमा कर लो, COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, दो डिजीज आती है उसमें, एक आती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एक आती है आपकी एम्फाइसीमा। इन दोनों के अंदर भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी। अस्थमा में भी एसिडोसिस है, न्यूमोनिया में भी एसिडोसिस है। सारी की सारी कंडीशन के अंदर क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन होती है। रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस की बात कर लेते हैं। अब अगर रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस की बात की जाए तो ये कंडीशन कहां देखने को मिलेगी, ये कंडीशन आपको ऑक्सीजन इंड्यूस्ड एपनिया में देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन इंड्यूस्ड एपनिया का मतलब क्या है, एपनिया वर्ड का मतलब हम सब लोग जानते हैं, एपनिया वर्ड का मतलब है एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। यानी जब सांस ही नहीं आ रही है तब हम लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल में कभी भी अगर ऐसी कंडीशन होगी, एपनिक कंडीशन देखने को मिलेगी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 100% ऑक्सीजन देने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 100% ऑक्सीजन देने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो है बॉडी में इंक्रीज होगा। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक नॉन रीब्रीदर मास्क के द्वारा दिया जाता है। सिर्फ नॉन रीब्रीदर मास्क के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो 100% तक ऑक्सीजन डिलीवर करता है। तो ऑक्सीजन इंड्यूस एपनिया में हमने क्या दिया है, 100% ऑक्सीजन,
अब अगर 100% ऑक्सीजन किसी को दिए, यानी 100% CO2 क्या हो जाएगी, बाहर निकलेगी। यानी 100% ऑक्सीजन हमने दे दी तो 100% जो CO2 है वो बॉडी से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, निकल जाएगी। और जब पूरी CO2 निकल जाएगी यानी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन एल्कोलिसिस होगा। CO2 डिक्रीज तो बेसिसिटी इंक्रीज। ठीक है, तो ऑक्सीजन इंड्यूस एपनिया के अंदर क्या होगा, यहाँ पे 100% CO2 बॉडी से एलिमिनेट होगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस देखने को मिलेगा। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बॉडी में अगर ऑक्सीजन बढ़ा, तो मैंने बताया था ऑक्सीजन डायरेक्ट रिलेशन रखता है बेस के साथ, तो बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, एक कंडीशन और है जिसमें हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। किसकी बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की बात की जाए तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हीमोग्लोबिन के साथ 200% एफिशिएंसी रखती है बाइंड होने की। कितनी, 200% एफिशिएंसी रखती है किसके साथ बाइंड होने में, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने में। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड कोई इंसान ब्रीथ कर लेगा तो पूरी की पूरी हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाएगी इसके साथ और पूरी बॉडी के अंदर CO पॉइजनिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस भी क्या रहता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CO पॉइजनिंग यानी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग देखने को मिले तो यहाँ पे भी पेशेंट को 100% O2 देते हैं। क्या देते हैं, 100% ऑक्सीजन यहाँ पर डिलीवर किया जाता है। तो वापस वही कंडीशन हो गई, वापस 100% O2 अगर दिया, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप ये दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं कि कब एल्कोलिसिस होगा, कब एसिडोसिस होगा। क्वेश्चन में 3 कंपोनेंट हो सकता है, चौथा कंपोनेंट भी दे रखा हो, ऑक्सीजन भी दे रखा हो, पर हमको फोकस 3 कंपोनेंट के ऊपर करना है, पीएच, CO2 और बायकार्बोनेट यानी HCO3 के ऊपर। तो जब हम रेस्पिरेटरी से बात कर रहे हैं तो बायकार्बोनेट का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, यहाँ पर रोल रहेगा केवल CO2 का। हमको CO2 को मेन चेक करना होगा। तो आई होप रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस आपको ठीक ठाक समझ में आ गया। अच्छे से समझ में तब आएगा जब इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अभी ये थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कोलिसिस की हमने बात कर ली है, तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम 2 कंपोनेंट को चेक करेंगे, पीएच को और CO2 को, अगर रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई इश्यू है। अब अगर बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस की, तो यहाँ जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेंगे वो रहेगा एक हमारा पीएच और एक हमारा रहेगा बायकार्बोनेट। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे, एक तो हम पीएच को चेक करेंगे और हमारे बायकार्बोनेट को चेक करेंगे। जहां CO2 की हमने बात की थी, CO2 एसिडिक नेचर का होता है यानी एसिड से रिलेशन रखता है, वहीं पे बायकार्बोनेट बेस के साथ रिलेशन रखेगा। किसके साथ, जो HCO3 है ये मान लीजिए इसका जो रिलेशन यानी ये बेसिक नेचर का है। कैसा नेचर का है, बेसिक। ठीक है, तो अब जब हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कोलिसिस की बात करेंगे तो हम चेक कर रहे हैं पीएच और बायकार्बोनेट यानी HCO3। यहाँ पे हमने HCO3 की नॉर्मल कितनी बात की थी, ये होता है 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। एसिडोसिस का मतलब एसिडिक नेचर, ये है बेसिक नेचर। यानी अगर यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो HCO3 क्या होगा, डिक्रीज होगा। HCO3 क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि ये बेसिक है और बेस कम होने लगेगा तब वो एसिडिक की तरफ जाएगा। यानी HCO3 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में HCO3 की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी ये होगी आपके लेस देन 22। कितनी होगी, लेस देन 22। अब जब हमने पीएच और CO2 के रिलेशन की बात की थी कि भाई पीएच जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, CO2 के। यहाँ पे मामला ऐसा नहीं है, यहाँ पे मामला क्या है कि पीएच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, HCO3 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमको याद रखना है। यानी यहाँ पे सिंपल सा फंडा यह है कि पीएच बढ़ेगा तो HCO3 बढ़ेगा, HCO3 घटेगा तो पीएच भी क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे HCO3 घट रहा है तो यहाँ पे पीएच भी क्या होगा, घटेगा। पीएच भी क्या होगा, घटेगा। अभी तो पीएच घटेगा यानी एसिडिक, HCO3 घटेगा यानी एसिडिक। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी इन दोनों का रिलेशन फ्रेंड का है, दोस्ती का है कि भाई तू बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा, तू घटेगा तो मैं भी घटूंगा।
पीएच और CO2 की बात करेंगे, वहां दुश्मनी का रिलेशन है, तू बढ़ेगा तो मैं घटूंगा और मैं घटूंगा तो तू बढ़ेगा। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप है, यानी पीएच बढ़ेगा, SCO3 बढ़ेगा, SCO3 घटेगा, पीएच घटेगा। एसिडोसिस की कंडीशन है, दोनों ही क्या करेंगे, डिक्रीज होंगे, दोनों ही घटेंगे। ठीक है, तो पीएच भी यहाँ पे कम होगा, यानी पीएच भी यहाँ पे 7.35 से कम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, 7.35 से कम। मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस की बात करें, एल्कोलिसिस का मतलब क्या है, बेसिसिटी इंक्रीज होगी, यानी SCO3 खुद एक बेस है, तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, बेसिसिटी इंक्रीज होगी, पीएच की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। आई बात समझ में, यानी पीएच यहाँ पे इंक्रीज होगा, यानी बेसिक नीचे की तरफ जाएगा, 7 से ज्यादा होते ही SCO3 यहाँ पे क्या होगा, मोर देन 27 होगा। HCO3 जो है वो क्या है, मोर देन 27 यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी बड़ी बात है मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस की। अब ये देख लेते हैं कि बॉडी में ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। तो एक बीमारी मैंने आप लोगों के सामने पहले ही लिख रखी है, ये जो डिजीज है ये है आपकी डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटिस जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, यहाँ पे बेसिकली शुगर जो होती है बॉडी के अंदर इंक्रीज होती है। डायबिटीज दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। यहाँ बेसिकली टाइप 1 के अंदर, टाइप 1 की अगर हम बात करते हैं तो टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन होता ही नहीं है, यानी पेंक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट नहीं कर पाते, इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, यहाँ पे टोटली इंसुलिन की एब्सेंस होती है। जबकि टाइप 2 की अगर बात की जाए तो वहां पे इंसुलिन तो होता है, पर बॉडी में इंसुलिन का रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता, यानी बॉडी इंसुलिन की तरफ रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो कंडीशन रहती है टाइप 2 में। टाइप 1 में इंसुलिन होता ही नहीं। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि किसी ने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट लिया है, क्या लिया है, खाना खाया और कार्बोहाइड्रेट लिया। हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, इंसुलिन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, इंसुलिन चाहिए होता है, पर इंसुलिन तो यहाँ पर है ही नहीं। ग्लूकोज को आगे ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट करना होता है, किस में कन्वर्ट करना होता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना होता है, तब भी कौन चाहिए होता है, इंसुलिन चाहिए होता है। कौन चाहिए होता है, इंसुलिन। इंसुलिन जो है पेंक्रियास की बीटा सेल से, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस से क्या होता है, सीक्रेट होता है। ठीक है, तो पेंक्रियास इंसुलिन नहीं बना पा रही है, हमने खाने में, हमने अच्छा खासा खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट डाइट ली है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लूकोज अल्टीमेटली बॉडी को एनर्जी देता है, तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, इंसुलिन। और इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, क्योंकि ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर्ड फॉर्म है, तो कुछ एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में भी रखी जाती है लीवर के अंदर, ताकि जरूरत पड़ने पर, एक्टिविटी पर उसको यूज किया जाए। दोनों में ही इंसुलिन की जरूरत रहती है। अब यहाँ पे इंसुलिन तो है ही नहीं, और इंसुलिन है ही नहीं तो आप खा कितना भी लो, वो ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट नहीं होता, और ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा तो भाई एनर्जी कहां से आएगी, ताकत कहां से मिलेगी, एनर्जी कहां से मिलेगी एक्टिविटी करने के लिए। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर फैट्स और जो प्रोटीन्स होते हैं, जो भी फैट्स और प्रोटीन्स के सोर्स हैं हमारी बॉडी में, उसको बॉडी ब्रेक डाउन करती है एनर्जी रिलीज कराने के लिए। तो बेसिकली जब यहाँ पे फैट का ब्रेक डाउन अगर देखने को मिलेगा, तो जब फैट ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, कीटोन बनता है। क्या बनता है, कीटोन बॉडीज यहाँ पर बनती है, और कीटोन एसिडिक नेचर का होता है। कीटोन कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अब अगर यहाँ पे एसिड रिलीज होगा, क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टाइप 1 जो डायबिटीज है उसका कॉम्प्लिकेशन भी क्या रहता है, उसका कॉम्प्लिकेशन रहता है कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वहां पर देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इंसुलिन नहीं है, हमने खाना तो खाया है, CHO यानी कार्बोहाइड्रेट हमने लिया है, इंसुलिन नहीं है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकोज नहीं है, तो एनर्जी नहीं है। एनर्जी के लिए बॉडी क्या करेगी, यहाँ पे फैट्स और प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगी। फैट्स का ब्रेकडाउन अगर किया जाता है तो कीटोन बॉडीज बनती है, और कीटोन एसिडिक नेचर का होता है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो डायबिटीज मेलाइटस में हमेशा याद रखना है क्या कंडीशन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है। चलिए और कुछ ऐसी कंडीशन देख लेते हैं जहां पे हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और कंडीशंस लिख रखी है जहां पे आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। क्या क्या कंडीशन है, अगर प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन है, स्टारवेशन यानी
बहुत लंबे टाइम से कुछ खाया पिया नहीं है, फास्टिंग है, स्टार्वेशन है लंबे टाइम से, तब भी क्या होगा कि जब हमने कुछ खाया नहीं है तो बॉडी में एनर्जी की कमी होगी। बॉडी क्या करेगी, बॉडी के अंदर जो फैट्स एक्यूमुलेटेड है उसको ब्रेक डाउन करेगी, उसका ब्रेक डाउन करेगी एनर्जी डिराइव करने के लिए। तो वहां पे वापस वही होगा, कीटोन फॉर्मेशन होगा, कीटोन एसिडिक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। एक्सेसिव इनटेक ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन मेडिसिन जो है ये अगर इसका एक्सेसिव इनटेक किया जाता है तब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, क्योंकि ये भी क्या है, सैलिसाइक्लिक एसिड है, तो ये भी एसिडिक इन नेचर है। अगर इसको भी ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाएगा तब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट्स, तो यहाँ पे भी वही बात है, फैटी डाइट अगर हम ज्यादा लेते हैं तो फैट का ब्रेकडाउन होगा, कीटोन बनेगा, और कीटोन बनेगा तो वो एसिडोसिस को कॉज करेगा। इसलिए आप जब भी जीआई सिस्टम के डिसऑर्डर्स अपन पढ़ते हैं ना, तो आप बहुत ही कम ऐसी कंडीशन होगी जहां पे हम फैट रिच डाइट देते हैं, वरना अधिकतर हम लोग हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट ऐसी टाइप की डाइट देते हैं। बहुत ही कम ऐसी जगह होगी, बहुत ही कम ऐसी डिजीज कंडीशन होगी जहां पे हाई फैट डाइट दी जाती हो। फिर हम बात करते हैं डायरिया। डायरिया में बेसिकली क्या होता है कि लूज स्टूल पास आउट होगा। तो बेसिकली जो इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी फीकल मटेरियल वगैरह है, इंटेस्टाइन हमारी बेसिक नेचर की होती है। कैसी होती है, बेसिक नेचर की। तो इंटेस्टाइन में से जब सारा का सारा जो अंदर मटेरियल है वो अगर निकल जाएगा डायरिया में, तो बेस सारा का सारा निकल जाएगा, बेस सारा का सारा निकल जाएगा, बॉडी में एसिड बचेगा, क्योंकि अपर जो जीआई है वहां पे वो एसिडिक नेचर का होता है। हम लोग जानते हैं जो स्टमक वगैरह है ये हाईली एसिडिक है, तो इंटेस्टाइन का सारा बेस अगर निकल गया तो एसिडिक कंडीशन होगी, तब भी क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। कोलोस्टोमी और इलियोस्टोमी, ओटोमी का मतलब क्या होता है, ओपनिंग क्रिएट करना। ठीक है, जब भी हमने अगर ये प्रोसीजर्स कर रखे हैं, कोलोस्टोमी या इलियोस्टोमी, ये दोनों प्रोसीजर्स भी इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। कोलोन की ओपनिंग किए तो कोलोस्टोमी, इलियम की ओपनिंग की तो इलियोस्टोमी। यहां से भी जब हम ये ओपनिंग करेंगे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, तो इंटेस्टाइन का वेस्ट मटेरियल जब दोबारा बाहर निकलेगा, बेस सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, बॉडी में क्या रहेगी, एसिडिक कंडीशन, क्या कॉज होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो यहां से भी क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। आप लोगों को डायरेक्टली लिंक याद रखना है कि किस तरीके से ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक रिलेशन हमको और याद रखना बहुत जरूरी है। हम यहाँ रिलेशन की बात कर रहे हैं पोटेशियम की, पोटेशियम और पीएच की अगर बात की जाए, ठीक है, तो पोटेशियम और पीएच की बात की जाए तो ये भी क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी पोटेशियम का अमाउंट अगर बॉडी में इंक्रीज होगा, पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। पोटेशियम यानी हाइपरकलेमिया, क्या हुआ है यहां पर, हाइपरकलेमिया। तो अगर हाइपरकलेमिया की कंडीशन बॉडी में देखने को मिलेगी, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसकी वजह से अगर पोटेशियम इंक्रीज होगा, पीएच क्या होगा, डिक्रीज। यानी पोटेशियम इंक्रीज होना और एसिडिटी की सिचुएशन या एसिडिटी की कंडीशन देखना, ये फिक्स है। ठीक है, पोटेशियम इंक्रीज, एसिडिटी देखने को मिलेगी। पोटेशियम डिक्रीज होगा, बेसिक कंडीशन देखने को मिलेगी। यानी अगर पोटेशियम इंक्रीज है तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर पोटेशियम डिक्रीज है तो पीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये कंडीशन भी हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्योंकि यहां से भी अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं, बताता हूं आपको। तो मान लीजिए अगर कंडीशन किसकी है, हेमरेज की कंडीशन है। क्या है, हेमरेज की अगर कंडीशन है, हेमरेज या एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई, क्या हुई है, एक्सेसिव ब्लीडिंग की अगर कंडीशन है, तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा। आरबीसी सेल्स का ब्रेकडाउन होगा तो हम जानते हैं मेजर इंट्रासेलुलर जो कैटायन होता है वो क्या होता है, पोटेशियम होता है। तो सारा का सारा पोटेशियम जब सेल का लाइसिस होगा, टूट के जब सेल से बाहर आ जाएगा, पोटेशियम क्या होगा, बॉडी में इंक्रीज होगा। हाइपरकलीमिया की कंडीशन होगी तो वहां पे हाइपरकलीमिया यानी पोटेशियम ज्यादा यानी एसिडिक नेचर ज्यादा, वहां पे भी क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर किसी को ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया है, क्या किया है, ओल्ड ब्लड
ट्रांसफ्यूजन अगर किसी को किया गया है तो वहां पे भी जितनी देर तक अगर ब्लड लंबे टाइम तक पड़ा है बैंक के अंदर या हम लेकर आ गए उसको और हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज करने में टाइम लगा दिया तो पैकेट के अंदर आरबीसीज डिस्ट्रॉय होनी शुरू होती है, आरबीसीज का लाइसिस होना शुरू होता है, जिसके कारण क्या होगा, वापस वही कंडीशन देखने को मिलेगी, आरबीसीज का लाइसिस होगा, पोटेशियम जो है बाहर आ जाएगा, इंट्रा से एक्स्ट्रा सेलुलर आ जाएगा, पोटेशियम का अमाउंट अगर इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, एसिडिटी इंक्रीज होगी, और एसिडिटी इंक्रीज होगी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन वहां पर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हेमरेज, ब्लीडिंग या ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किया गया है तब वहां पे क्या होगा, इन दोनों ही कंडीशन में पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगा, पोटेशियम इंक्रीज होगा तो यहाँ पे पीएच क्या होगा, डिक्रीज, और पीएच डिक्रीज का मतलब है कि एसिडिटी यहाँ पे कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हमारे मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस की तरफ। तो यहाँ हम जानते हैं कि यहाँ पे पीएच इंक्रीज होगा और जो बाइकार्बोनेट है उसकी वैल्यू भी मोर देन 27 यहाँ देखने को मिलेगी, दोनों ही क्या होंगे यहाँ पे इंक्रीज होंगे, तब मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस हमें देखने को मिलेगा। कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो पहली कंडीशन है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में जनरली जो अपर जीआई ट्रैक का जो भी मटेरियल होता है, जो भी कंपोनेंट, वो बाहर आता है। अपर जीआई जैसे कि मैंने आपको बताया एसिडिक नेचर का होता है, वॉमिटिंग में एसिडिक जो पार्ट है वो बाहर आएगा तो बेस बचेगा, और बेस बचेगा तो बेसिसिटी या बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस देखने को मिलेगा। प्रोलॉन्ग्ड गैस्ट्रिक सक्शनिंग, यहाँ पे भी वही बात है, लंबे टाइम तक हम गैस्ट्रिक कंपोनेंट को क्या कर रहे हैं, सक्शन के द्वारा अगर बाहर निकाल रहे हैं तब यहाँ पे भी एसिड जो है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस सारे के सारे एसिडिक नेचर के होते हैं, सब एसिडिक नेचर, एसिडिक कंपोनेंट अगर बाहर आ गया तो बेसिक कंपोनेंट बचेगा, बेसिक कंपोनेंट बचेगा तो मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस होगा। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कुशिंग्स सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम जैसा कि हम सब जानते हैं एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड के जो सिक्रीशन होते हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाते हैं, वो क्या होंगे, इंक्रीज। अगर कॉन्ट्रास्ट में बात की जाए, जो एडिसन डिजीज होता है वहां पे ये जो सिक्रीशन है वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो के अंदर आपको ये बात बताई है। तो कुशिंग सिंड्रोम में क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर जो एड्रिनल ग्लैंड के जो सिक्रीशन है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड में अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड पाया जाता है जिसको हम एल्डोस्टेरॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरॉन बोलते हैं। और ये एल्डोस्टेरॉन बेसिकली, या दूसरी कंडीशन में यही है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, इसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। हम सब जानते हैं कि एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम का रिटेंशन करता है, क्या करता है, सोडियम रिटेंशन करेगा और पोटेशियम को एक्सक्रीट कराता है, क्या कराता है, पोटेशियम को बॉडी से एक्सक्रीट कराएगा। तो यहाँ पर सोडियम इंक्रीज होगा यानी हाइपरनेट्रीमिया, और पोटेशियम यहाँ पर बॉडी से बाहर निकलेगा, डिक्रीज होगा यानी हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया यानी पोटेशियम कम यानी पीएच ज्यादा। मैंने आपको रिलेशन बताया है, पीएच और पोटेशियम का अपोजिट रिलेशन है, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पोटेशियम कम होगा, पीएच बढ़ेगा यानी बेसिसिटी बढ़ेगी, और बेसिक नेचर अगर बढ़ेगा तो दोबारा क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस देखने को मिलेगा। वही अगर एडिसन डिजीज की बात की जाए तो वहां पे उल्टा होगा, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन कम, सोडियम कम, पोटेशियम ज्यादा, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम भी आपस में अपोजिट होते हैं, या तो सोडियम ज्यादा होगा तो पोटेशियम कम, और पोटेशियम ज्यादा होगा तो सोडियम कम। तो अगर वहां पे हाइपो एल्डोस्टेरॉन देखने को मिलेगा किसके अंदर, एडिसन डिजीज के अंदर, तो सोडियम कम होगा, सोडियम का रिटेंशन कम होगा, पोटेशियम वहां पे बढ़ेगा, पोटेशियम बढ़ेगा तो हाइपरकैलेमिया, और हाइपरकैलेमिया यानी एसिडिटी क्या होगी, वहां पर इंक्रीज होगी, तो वहां पे आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी कंडीशंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस देखने को मिलेगा। तो ये एक मेजर थ्योरी का पार्ट था जो हमने इसको देखा और समझा, क्योंकि यहां से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाता है मेजर पोर्शन, यानी अब हम जब क्वेश्चन दे रखा होगा, हमें पीएच की वैल्यूज दे रखी है, हमें कार्बन PCO2 की वैल्यूज दे रखी है, हमें बाइकार्बोनेट की वैल्यूज दे रखी है, तो प्रैक्टिकल बेसिस पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हर जगह जहां पे भी अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो वहां बेसिकली एक ट्रिक बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से कंक्लूजन पे निकलोगे, नहीं, पर यहां पर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो भले ही
टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, पर अगर क्वेश्चन नहीं करके आ रहे हो इससे अच्छा तो क्वेश्चन करके आओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा टाइम अपने पास एग्जाम में बचा है और अगर आपने कॉन्सेप्ट लगा लिया तो 100% ये पीएच वाला क्वेश्चन तो आपका सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच या एसिड बेस बैलेंस। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ हम बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे ताकि अगर जो नए बच्चे हैं वो भी इसको सीखना चाह रहे हैं तो आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कंपनसेशन, अनकंपनसेशन या पार्शियल कंपनसेशन वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, पर वो थोड़ी देर बाद में उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले हम ये डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी रिलेटेड है, मेटाबॉलिक के रिलेटेड है, एसिडोसिस है या फिर एल्कलॉसिस है। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल वैल्यूज यहाँ पे रखी हुई है, ताकि इसकी मदद से ही हम लोग क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और आप लोग भी ये सारी जो वैल्यूज हैं और ये जो रिलेशन है इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आप देख सकते हो कि कोई भी पेशेंट है जिसकी एबीजी वैल्यूज क्या दे रखी है, पीएच दे रखा है 7.12, पीसीओ2 दे रखा है 91। मैंने यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखे, ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो PCO2 यूनिट्स आप जानते हो, PCO2 का यूनिट mmHg होता है, HCO3 का मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो PCO2 91 दे रखा है, HCO3 कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। अब पहले आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी है या प्रॉब्लम मेटाबॉलिक है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि प्रॉब्लम एसिडिक है या एल्कलॉसिस है। वो कैसे देखेंगे, सबसे पहले कंपोनेंट क्या चेक करना है, पीएच को चेक करना है। किसको चेक करेंगे, पहले हम कुछ भी नहीं देखेंगे, पहले हम पीएच को चेक करेंगे। पीएच हमने देखा कि भाई नॉर्मल पीएच होता है 7.35 से 7.45। 7.35 से छोटी वैल्यूज एसिडिक होती है, यहाँ पे 7.12 दे रखा है, यानी ये क्या है, नॉर्मल से कम है। नॉर्मल से कम है तो भाई कंडीशन तो क्या हो गई है, कंडीशन हो गई है एसिडोसिस की। क्या कंडीशन हो गई है, एसिडोसिस की कंडीशन हो गई है, क्योंकि यहाँ पे पीएच क्या है, नॉर्मल वैल्यू से कम है। ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं PCO2 और SCO3 की बात। तो अब हमको प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है ये पता करने के लिए देखनी पड़ेगी एबनॉर्मल वैल्यू कौन सी दे रखी है। तो यहां देखो PCO2 दे रखी है 91, HCO3 दे रखा है 24। तो PCO2 क्या नॉर्मल वैल्यूज के बीच में आ रहा है, क्या 35 से 45 के बीच में आ रहा है, नहीं, यहाँ पे PCO2 क्या है, ज्यादा है। HCO3 की बात करें तो ये 24 है, तो क्या ये नॉर्मल है, हाँ भाई, SCO3 22 और 27 की बीच की वैल्यू है, यानी 24। तो यहाँ पे बायकार्बोनेट में तो कोई इश्यू नहीं है, बायकार्बोनेट में इश्यू नहीं है, तो ये प्रॉब्लम क्या नहीं है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जब CO2 में है तो CO2 किसके साथ रिलेशन रखेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, यानी यहाँ पे जो कंडीशन है वो रेस्पिरेटरी है। क्या है, रेस्पिरेटरी कंडीशन यहां देखने को मिलेगी, यानी कंडीशन है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। तो आप देख सकते हो पीएच और CO2 का रिलेशन भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे CO2 क्या है, ज्यादा है, CO2 ज्यादा है, पीएच क्या है, कम है। ये रिलेशन मैंने आपको बताया है कि CO2 क्या है, अगर CO2 क्या होगी, ज्यादा होगी तो पीएच कम होगा। तो यहाँ पे भी यही सीन है, यहाँ पे CO2 ज्यादा है और पीएच कम है, तो दोनों ही कंडीशन, CO2 ज्यादा यानी एसिडिक, पीएच कम यानी एसिडिक, यानी प्रॉब्लम तो हो गई एसिडोसिस की, और यहाँ पे इशू भी CO2 के अंदर है, यानी प्रॉब्लम क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन है। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर देखते हैं पीएच 7.6 है, PCO2 28 है, HCO3 यानी बायकार्बोनेट हमारा 27 है। सबसे पहले हमने देखा पीएच कि भाई पीएच 7.6 है, यानी कहीं ना कहीं पीएच यहाँ पे 7.45 या उससे ज्यादा है, 7.6 है। मामला क्या है, मामला एल्कलॉसिस का है। मामला क्या है, एल्कलॉसिस का है, क्योंकि 7.45 से अगर ज्यादा का हमको पीएच मिल रहा है, यानी बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर यानी एल्कलॉसिस है। अब PCO2 और SCO3 देखते हैं। PCO2 28 है, क्या 35 से 45 के बीच में है, नहीं है। HCO3 27 है, तो 27 नॉर्मल वैल्यू है, यानी अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हमारा बाइकार्बोनेट एकदम सही है। प्रॉब्लम किसके अंदर है, CO2 के अंदर है। CO2 यहाँ पे क्या हो रखी है, कम हो रखी है। CO2 क्या हो रखी है, कम। CO2 कम यानी पीएच ज्यादा, यानी मामला क्या है, CO2 कम यानी एसिडिटी कम, एसिडिटी कम यानी कंडीशन क्या होगी, एल्कलॉसिस होगी, और प्रॉब्लम किसके अंदर है, रेस्पिरेटरी इशू है।
क्या है ये? रेस्पिरेटरी इशू है, यानी प्रॉब्लम क्या हो गई है? रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस का यहाँ पर इशू हमको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। pH 7.48, PCO2 32, HCO3 है 30। pH हमने देखा 7.48 है भाई, 7.45 से ज्यादा है, यानी यहाँ पे मामला एल्कोलॉसिस का है। यहाँ पे मामला किसका है? एल्कोलॉसिस का मामला यहाँ पर है। फिर हमने देखा PCO2 32, तो ये कहीं ना कहीं 35 और 45 के बीच में ही है ये वैल्यू, यानी PCO2 तो नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी इशू यहाँ पर नहीं है। HCO3 30 है, यानी 27 से ज्यादा है। ये मामला क्या है? एबनॉर्मल है यहाँ पर, और मामला अगर एबनॉर्मल है तो प्रॉब्लम क्या हो गई है? मेटाबॉलिक हो गई है। क्या हो गई है? मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, और मेटाबॉलिक में भी क्या है? एल्कोलॉसिस की कंडीशन है, क्योंकि पीएच क्या है? ज्यादा है। HCO3 भी क्या है? ज्यादा है। इन दोनों का रिलेशन क्या है? दोनों या तो साथ बढ़ेंगे या साथ में घटेंगे, दोनों ही साथ में क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? HCO3 बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा तो एल्कोलॉसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। अगला देख लेते हैं, pH 7.2, PCO2 40 और HCO3 कितना है? 20। सबसे पहले pH देखा भाई 7.2, यानी 7.35 से भी कम, यानी मामला यहाँ पे एसिडोसिस का है। मामला यहाँ पर क्या है? एसिडोसिस का यहाँ पर मामला है। PCO2 देखा 40, तो कहीं ना कहीं 35 से 45 की बीच की रेंज में है, यानी PCO2 तो हमारा नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी इशू यहाँ पर नहीं है। HCO3 20 है, यानी 22 और 27 के बीच में नहीं है, 22 से कम है, यानी ये मामला एबनॉर्मल है। सिंपल सा इशू सॉल्व। ये भी प्रॉब्लम क्या है? मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। क्या है ये? मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, यानी pH 7.2 एसिडिक नेचर है, SCO3 जो है ये भी कम है, एसिडिक नेचर है, और SCO3 क्योंकि एबनॉर्मल है तो प्रॉब्लम क्या हो गया है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस का यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ हमने रिलेशन की भी साथ में बात की है, हमने नॉर्मल वैल्यूज की भी बात की है, और फिर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब भी ये तीनों कंपोनेंट आपको दे रखे हैं, सबसे पहले आप pH पे जाओ, pH चेक कर लो कि भाई नॉर्मल रेंज के अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है तो कम है या ज्यादा है, कम है तो एसिडिक है, ज्यादा है तो एल्कोलॉसिस है। फिर आप आओ CO2 पे, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल अगर नहीं है तो कम है या ज्यादा है, उसके हिसाब से पता करेंगे एसिडिक या नेचर है, एल्कोलॉसिस है। और अगर आपको CO2 नॉर्मल है तब आप जाओगे मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एबनॉर्मल है, यानी सबसे पहले आपने क्या किया? पहले आप एबनॉर्मल वैल्यूज ही देख लो। एबनॉर्मल वैल्यूज यानी भाई SCO3 आपको ये नॉर्मल दिख रहा है, ये आपको एबनॉर्मल दिख रहा है, तो इशू क्या हो गया? रेस्पिरेटरी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई PCO2 तो नॉर्मल है, SCO3 एबनॉर्मल है, यानी इशू क्या हो गया? मेटाबॉलिक। तो ये तो एक बेसिक से क्वेश्चन है जहां पे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी है, या फिर ये कि प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम आपकी एल्कोलॉसिस की, मेटाबॉलिक की कंडीशन है। ठीक है, तो आई होप ये प्रॉब्लम तो अपने को सॉल्व हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कंपनसेशन की। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसको भी अच्छे से कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग समझेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं कंपनसेशन की। सारे जगह पर, हर कोचिंग में आपको ये बता दिया जाता है कि यार ये कंडीशन है तो कंपनसेशन होगा, ऐसी कंडीशन है तो अनकंपनसेटेड होगा। तो ये ट्रिक बता दी जाती है। यहाँ पे ट्रिक की बात नहीं करेंगे, यहाँ बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो मामला बहुत ही ईजी हो जाएगा। कंपनसेशन वर्ड की अगर मतलब की बात की जाए कि इस कंपनसेशन का मीनिंग क्या है, तो कंपनसेशन का मतलब है बॉडी की वो काबिलियत, बॉडी की वो एबिलिटी जो एबनॉर्मल इशू को नॉर्मल करने की कोशिश करे। यानी कंपनसेट किया जाएगा कि यार कोई चीज कम है तो ज्यादा करो, अगर कोई ज्यादा है तो उसको क्या किया जाए? कम किया जाए। अगर एसिडिक नेचर ज्यादा है तो बैलेंस बनाने के लिए बेसिक करना पड़ेगा, अगर बेसिक नेचर ज्यादा है तो बैलेंस बनाने के लिए एसिडिक करना पड़ेगा। यानी हमें क्या बनाना है? बैलेंस बनाना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसके ऊपर हमारी बॉडी वर्क करती है, वो है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या है? बैलेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। ये बात है, यानी बैलेंस बना के रखेगी बॉडी। अब यहाँ पे कंपनसेशन में क्या है, हमें क्या देखना है कि हमने बात की है कि दो कंडीशन देखने को मिलेगी भाई, या तो रेस्पिरेटरी होगा या मेटाबॉलिक होगा, उसमें या तो एसिडोसिस होगा या फिर अल्कोलॉसिस। ठीक है, तो अब अगर हम पहले हम रेस्पिरेटरी की बात करें, हमने इससे पहले ये आइडेंटिफाई करना सीख लिया है कि मामला रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, और एसिडोसिस है या अल्कोलॉसिस है। हमने फाइंड आउट किया है कि प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। ठीक है, रेस्पिरेटरी में दो कंडीशन होगी, एक होगा या तो एसिडोसिस या फिर होगा अल्कोलॉसिस। तो रेस्पिरेटरी वाली कंडीशन में इश्यू कहां पे था? CO2 के अंदर।
CO2 बैलेंस नहीं हो पा रहा था। अगर CO2 ही बैलेंस हो जाता तो बॉडी उसको ही अंदर बाहर करके ठीक कर देती मामला। पर कोई ना कोई तो ऐसा इशू है जिसकी वजह से CO2 निकल नहीं पा रहा है। जैसे मान लीजिए एटलैक्टोसिस वाला इशू है। एटलैक्टोसिस के अंदर क्या होता है कि भाई जो हमारे एल्वुलाई है वो एल्वुलाई क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। एक्सचेंज नहीं होगा तो CO2 नहीं निकलेगा। बॉडी तो उसमें कुछ कर नहीं पाएगी, CO2 को तो बाहर निकाल नहीं पाएगी। करना क्या पड़ेगा बॉडी को एक्ट करना पड़ेगा बाइकार्बोनेट के ऊपर, क्योंकि CO2 एसिडिक था, बाइकार्बोनेट बेसिक है। CO2 अगर एसिडिटी इंक्रीज कर रहा है तो भाई बाइकार्बोनेट को अगर बढ़ाया जाए तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यही बताया जाता है कि रेस्पिरेटरी वाला अगर इशू है तो हमको CO2 को नहीं देखना है, हमें किसको देखना है, बाइकार्बोनेट को देखना है, क्योंकि बॉडी इसको ही ऑल्टर कर सकती है, इसके अंदर ही बदलाव करके बैलेंस ला सकती है। कैसे लाएगी? अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो क्या किया जाएगा कि जो बाइकार्बोनेट है इसके लेवल को बढ़ाया जाएगा, इसके लेवल को इंक्रीज किया जाएगा, यानी मोर देन 27 इसका लेवल किया जाएगा। तब जाके एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है। इसको बढ़ाएंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी, एसिडिटी क्या हो जाएगी, अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी। जो एसिडोसिस वाली कंडीशन है डिक्रीज हो जाएगी। एल्कलॉसिस में क्या होगा, ये खुद ही क्या कॉज करता है, एल्कलॉसिस कॉज करता है, इसके लेवल को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, यानी 22 से जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ रही है आप लोगों को बात समझ में? वहीं अगर मेटाबॉलिक की बात की जाए तो मेटाबॉलिक में अब बाइकार्बोनेट को ना निकाला जा सकता है, ना लिया जा सकता है। बॉडी किस पे एक्ट करेगी, CO2 के ऊपर एक्ट करेगी एसिडोसिस की कंडीशन में, क्योंकि CO2 खुद ही एसिडिक नेचर का होता है। तो CO2 को तो बढ़ाएंगे तो नहीं, क्या करेंगे, घटाएंगे तो CO2 क्या किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा। किस लेवल से कम, 35 से कम, क्योंकि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है 35 से 45। 35 से कम करेंगे तो क्या होगा, एसिडिटी में, एसिडोसिस में कमी आएगी। वही एल्कलॉसिस में इसको क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। एल्कलॉसिस में बेसिक नेचर ज्यादा है तो एसिड नेचर ज्यादा करेंगे, बैलेंस लाने की कोशिश करेगी बॉडी, यही इसी को हम कंपनसेशन कहते हैं। तो एल्कलॉसिस में क्या किया जाएगा, CO2 की वैल्यू जो है 45 से ज्यादा होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। ये बात आपको समझ में आएगी, इसका जो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी आगे अब हम जब इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कुल मिला के याद ये रखना है कि रेस्पिरेटरी वाला इशू है, हम किसको चेक करेंगे, बाइकार्बोनेट को। मेटाबॉलिक वाला इशू है, हम किसको चेक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर रेस्पिरेटरी में एसिडोसिस है तो हमको ये चेक करना है क्या वहां पे कार्बोनेट बढ़ा है। अगर कार्बोनेट बढ़ा है तो कंपनसेशन होगा, ठीक है। और अगर एल्कोलोसिस वाला इशू है तो क्या वहां पे बाइकार्बोनेट घटा है। अगर डिक्रीज हुआ है यानी कंपनसेशन हुआ है, बॉडी क्या कर रही है, कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है। मेटाबॉलिक में हम लोग क्या चेक करेंगे, CO2 वैल्यू को चेक करेंगे। अगर एसिडोसिस की कंडीशन में CO2 अगर कम हुई है यानी भाई कंपनसेशन वहां पे हो रहा है, बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस के अंदर अगर CO2 इंक्रीज हो रही है यानी बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, हुआ है। नहीं भी हुआ है तो अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरीके से वर्कआउट करता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अपना फंडामेंटल क्लियर हो पाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाएगा। बहुत अच्छी तरीके से फुल कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे देखना, अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करके देख लिया ना, मजा आ जाएगा बाय गॉड। देखो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है pH 7.32, PCO2 68, HCO3 28। सबसे पहले तो अपन फाइंड आउट कर लेते हैं इशू रेस्पिरेटरी है, मेटाबॉलिक है, एसिडोसिस है, अल्कलॉसिस है। pH पे हम गए, pH कितना 7.32, भाई 7.35 से कम है, मामला क्या है, एसिडिक है। मामला क्या है भाई, एसिडिक है। PCO2 पे गए 68, भाई नॉर्मल वैल्यू के अंदर नहीं है, एबनॉर्मल है। HCO3 पे गए 28, SCO3 भी एबनॉर्मल है। दोनों मामले क्या हो गए, एबनॉर्मल है। कैसे पता चलेगा कि अब इशू रेस्पिरेटरी है, मेटाबॉलिक है, ये कैसा पता चलेगा? अब यहाँ पे मेजर खेल जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा रिलेशन का, ठीक है। अब जब आप लोगों ने ये नोटिस कर लिया कि भाई दोनों ही वैल्यूज एबनॉर्मल है, पता ही नहीं चल रहा है मामला रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, तो क्या किया जाएगा, ये रिलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। रिलेशन कैसे बनाना है, देखो pH क्या है भाई, कि भाई pH हमारा कम है, pH हमारा कम है,
हम जानते हैं पीएच और CO2 का रिलेशन भाई उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। यानी अगर पीएच कम है, CO2 को क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। CO2 को क्या होना चाहिए? ज्यादा। CO2 यहाँ पे क्या है? ज्यादा है ज्यादा? बिल्कुल है। दूसरा, इन दोनों का रिलेशन बना है कि भाई पीएच और HCO3 जो होते हैं ये दोनों दोस्त हैं। ये अगर घटेगा तो ये भी क्या होना चाहिए? घटना चाहिए, घटना चाहिए। यहाँ हमने देखा कि भाई पीएच तो घटा हुआ है पर HCO3 यहाँ पे क्या है? बढ़ा हुआ है। HCO3 यहाँ पे क्या है? बढ़ा हुआ है। और ऐसा तो कोई रिलेशन ही नहीं होता है। रिलेशन तो क्या होता है? पीएच ज्यादा तो HCO3 ज्यादा, पीएच कम तो HCO3 कम। यहाँ मामला उल्टा है, पीएच कम है पर HCO3 क्या है? ज्यादा है। ऐसा कोई रिलेशन होता ही नहीं है। इसलिए मामला क्या हो गया? मामला हो गया रेस्पिरेटरी। मामला क्या हो गया? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस। आई बात समझ में? खेल समझ में आया? खेल क्या है? हमने देख लिया कि भाई दोनों ही वैल्यूज एब्नॉर्मल है। पहले तो हमने ये पता लगा लिया कि प्रॉब्लम क्या है, एसिडोसिस की है। हम ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज ही एब्नॉर्मल है। दोनों वैल्यूज एब्नॉर्मल है तो रिलेशंस को देखेंगे, रिलेशन को देखेंगे। यहाँ हमने देखा पीएच कम है और CO2 बढ़ा हुआ है। बिल्कुल सही है क्योंकि ये दोनों अपोजिट रिलेशन रखते हैं कि भाई मैं कम तो तू ज्यादा। दूसरा हमने देखा पीएच और बाइकार्बोनेट का, तो यहाँ पे पीएच कम था पर बाइकार्बोनेट क्या है? बढ़ा हुआ है, 27 से ज्यादा है यानी बढ़ा हुआ है। और ऐसा कोई रिलेशन होता ही नहीं है। अगर दोनों ही घटे हुए होते तब जाके रिलेशन होता, या दोनों ही बढ़े हुए होते तब रिलेशन मेंटेन होता। ये कम है और ये ज्यादा है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता। तो हम इसको सीधा सा क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। इशू कौन सा है? रेस्पिरेटरी इशू है। कौन सा इशू है? रेस्पिरेटरी इशू है। तो आई होप ये बात अपने को समझ में आ गई है। जब दोनों ही वैल्यूज आपको अगर एब्नॉर्मल दे रखी हो तो किस तरीके से आप फाइंड आउट कर पाओगे कि मामला रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि प्रॉब्लम क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया भाई प्रॉब्लम क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कंपनसेशन है, पार्शियल कंपनसेशन है या कंपनसेशन हुआ ही नहीं, इसको चेक करना है। अब हमने बात क्या की थी? देखो रेस्पिरेटरी में CO2 को तो चेक करेंगे नहीं, हम क्या चेक करेंगे? बाइकार्बोनेट को चेक करेंगे। हमने कंपनसेशन में क्या पढ़ा था? ये मामला एसिडोसिस है। एसिडोसिस है, बाइकार्बोनेट बेसिक नेचर का हुआ है यानी वो इंक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। क्या यहाँ पे SCO3 बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है। SCO3 22 से 27 होता है पर यहाँ पे 27 से क्या है? ज्यादा है। यानी शरीर कोशिश कर रहा है कि HCO3 के लेवल को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए, और ये कोशिश हो भी रही है। पर अभी कोशिश सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है ये कैसे पता चलेगा? जब पीएच चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? पीएच। अगर इसके बढ़ाने से पीएच नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाता है तब तो मामला कंपनसेटेड है। तब मामला क्या है? कंपनसेटेड है, वरना नहीं है। तो भाई यहाँ पे शरीर कंपनसेट करने के लिए बाइकार्बोनेट को तो बढ़ा रहा है पर पीएच 7.32 है। पीएच क्या है? 7.32। ये अभी भी 7.35 से 7.45 की कंडीशन में नहीं आया है। कंडीशन में नहीं आया है तो मामला पार्शियली कंपनसेशन का है। किसका है? पार्शियली कंपनसेशन का यहाँ पे मामला देखने को मिलेगा। अब पार्शियली कैसे? क्योंकि शरीर ने कोशिश तो की है, कोशिश की है। अनकंपनसेशन कब होता? जब ये SCO3 अपनी नॉर्मल वैल्यू के अंदर होता या नॉर्मल से भी अगर कम होता, यानी शरीर ने कोशिश ही नहीं की है इसको बढ़ाने की। पर यहाँ पे हमारा बॉडी इसको कंपनसेट करने के लिए, एसिडोसिस की कंडीशन को कंपनसेट करने के लिए बाइकार्बोनेट पे वर्क कर रहा है, बाइकार्बोनेट को बढ़ा रहा है। पर फिर भी अभी पीएच नॉर्मल लेवल पे नहीं आया, बैलेंस नहीं हो पाया है। इसलिए ये कौन सा इशू है? पार्शियली कंपनसेशन का इशू है। आई बात समझ में? आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो फटाफट देखते हैं। पीएच 7.25, PCO2 है 23, HCO3 कितना है? 12 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले देखा पीएच 7.25 है, नॉर्मल वैल्यू से कम है, नॉर्मल वैल्यू से कम है। इशू क्या है? एसिडोसिस। इशू क्या है? एसिडोसिस का इशू है। अब देखा PCO2 23 है, 23 यानी कहीं ना कहीं ये नॉर्मल रेंज के अंदर है। कहाँ है? नॉर्मल रेंज के अंदर है। HCO3 कितना है? सॉरी, PCO2 कितना है? 23, यानी ये नॉर्मल रेंज के अंदर नहीं है, ये कम है। PCO2 क्या है? कम है। HCO3 12 है, ये भी आपके नॉर्मल रेंज के अंदर नहीं है। दोनों ही एबनॉर्मल है। पता करना है क्या करें? तो यहाँ पे PCO2 देखते हैं कि भाई पीएच देखा तो पीएच क्या है? पीएच यहाँ पे कम हुआ है। पीएच क्या है? कम है।
PCO2 देखा, PCO2 भी क्या है, कम है, जो CO2 है वो भी क्या है आपकी कम है। ठीक है, pH देखा, pH यहां पर वापस कम है। बाइकार्बोनेट देखा 12, बाइकार्बोनेट भी क्या है आपका कम है। कायदे से होना क्या चाहिए, pH और CO2 का रिलेशन उल्टा होना चाहिए कि भाई pH घटेगा तो CO2 क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, और ऐसा अगर नहीं हो रहा ये मामला एलिमिनेट हो गया। और ये दोनों दोस्त हैं, मैं घटूंगा तो तू भी घटेगा, दोनों ही घटे हैं, यानी ये प्रॉब्लम सही है। इशू क्या है, मेटाबॉलिक है। इशू क्या है, मेटाबॉलिक का इशू है, यानी कुल मिला के कंडीशन क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। फटाफट देख लेते हैं कंपनसेशन हुआ है या नहीं हुआ है। एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक है, SCO3 को तो देखेंगे ही नहीं क्योंकि इशू मेटाबॉलिक है, इसको तो बॉडी कम ज्यादा कर नहीं सकती। CO2 को देखेंगे, CO2 एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि CO2 खुद एसिडिक है, मामला भी एसिडिक है, ये अगर बढ़ेगा एसिडिटी भी बढ़ेगी, तो ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या 23 कम है, बिल्कुल 35 से तो 23 बहुत कम है, कम है। क्या इतना कम हो पाया है कि pH नॉर्मल हो गया, pH कितना 7.25, नहीं यार, नॉर्मल नहीं हो पाया, नॉर्मल नहीं हो पाया, यानी यहाँ पे भी बॉडी ने इसको कम करने की कोशिश की है कि भाई कंपनसेशन तो यहाँ हो रहा है पर पूरी तरीके से नहीं हुआ है, pH पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी इशू क्या है, पार्शियली कंपनसेशन, यानी अभी पार्शियली कंपनसेटेड हुआ है। मजा आया, आई होप कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है। और क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में pH दे रखा है 7.6, PCO2 31, SCO3 आपका दे रखा है 25। फटाफट देखते हैं मामला एसिडोसिस का या अल्कालोसिस का। 7.6 यानी 7.45 से ज्यादा है, मामला किसका है, मामला अल्कालोसिस का है। मामला क्या है, अल्कालोसिस का यहाँ पे मामला है। फटाफट से PCO2 देखा भाई 31 है, तो 35 से 45 के रेंज में है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। SCO3 देखा 25, 22 से 27 के रेंज में है, हाँ 22 से 27 के रेंज में है, यानी SCO3 नॉर्मल है। इशू किसके अंदर है, PCO2 के अंदर है, यानी मामला क्या है, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। क्या है यहाँ पर इशू, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस का इशू है। फटाफट देख लेते हैं कंपनसेशन हुआ या नहीं हुआ है। रेस्पिरेटरी है, PCO2 को तो देखूंगा नहीं, क्या देखूंगा, SCO3 को देखूंगा। अल्कोलोसिस है यानी बेसिक नेचर, बेसिक नेचर में SCO3 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या SCO3 कम हुआ है, तो SCO3 यहाँ पे अभी अपने नॉर्मल लेवल के अंदर ही है। किसके अंदर है, नॉर्मल लेवल के अंदर ही है, यानी यहाँ पे मामला क्या है, बढ़ाया नहीं गया है, तो ये अनकंपनसेशन का है। क्या है, यहाँ पे कंपनसेशन नहीं हुआ है, बिल्कुल भी यहाँ पर कंपनसेशन जो है वो नहीं हुआ है, अनकंपनसेशन यहाँ पर हुआ है, या अनकंपनसेटेड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अनकंपनसेटेड है। क्यों, क्योंकि बॉडी ने कोशिश ही नहीं की है SCO3 को इंक्रीज करने की। SCO3 अपने नॉर्मल लेवल के अंदर ही बैठा है, अगर इसको इंक्रीज करने की कोशिश की होती, यानी कंपनसेशन करने की कोशिश की होती, कंपनसेशन किया ही नहीं है, यानी यहाँ पे क्या है, अनकंपनसेटेड का इशू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। pH 7.5 दे रखा है, PCO2 50 दे रखा है, HCO3 आपको 49 दे रखा है। सबसे पहले pH देखा 7.5 यानी 7.45 से ज्यादा है, मामला क्या है, अल्कोलोसिस है। मामला क्या है, ये अल्कोलोसिस की कंडीशन है। PCO2 50 नॉर्मल रेंज के अंदर नहीं है, SCO3 49 नॉर्मल रेंज के अंदर नहीं है, दोनों ही एबनॉर्मल है। हमने देखा कि pH यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, PCO2 भी क्या है, ज्यादा है। क्या दोनों का रिलेशन बढ़ा हुआ हो सकता है, नहीं हो सकता है, एक ज्यादा तो एक कम होना चाहिए। pH यहाँ पे बढ़ा हुआ है, SCO3 भी यहाँ पे क्या है, बढ़ा हुआ है, ये रिलेशन एकदम सही है, दोनों क्या होने चाहिए, साथ में इंक्रीज होने चाहिए, यानी यहाँ पे मामला क्या है, मेटाबॉलिक है। मामला क्या है यहाँ पर, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस की कंडीशन है। कंपनसेशन हुआ है या नहीं हुआ है, एल्कोलोसिस का मामला है। एल्कोलोसिस में अब ये मेटाबॉलिक है, तो मैं क्या नहीं देखूंगा, SCO3 को तो देखूंगा ही नहीं, मैं किसको देखूंगा, PCO2 को देखूंगा। एल्कोलोसिस है यानी बेसिक कंडीशन है, CO2 इंक्रीज होना चाहिए ताकि एसिडिटी इंक्रीज हो। क्या CO2 यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल CO2 यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। बॉडी ने कंपनसेट करने की तो भाई पूरी कोशिश की है। क्या कंपनसेशन हो गया, यहाँ पे नॉर्मल रेंज के अंदर pH नहीं आया है। जब नॉर्मल रेंज के अंदर pH नहीं आया है तो मामला क्या है, पार्शियल कंपनसेशन का है। किसका है, पार्शियल कंपनसेशन। आया बिल्कुल समझ में, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हमने क्या देखा, pH क्या है, ज्यादा है,
मेटाबॉलिक कंडीशन है, SCO3 को देखूंगा ही नहीं क्योंकि इसको तो बॉडी ऑल्टर कर नहीं सकता। बॉडी किसको ऑल्टर करेगा? CO2 को ऑल्टर करेगा। ऐसे बेसिक कंडीशन ज्यादा है तो एसिडिक कंडीशन लाने के लिए CO2 को तो बढ़ाना चाहिए था, CO2 को बिल्कुल यहाँ पे बढ़ाया है। क्या CO2 को बढ़ाने के बाद भी pH नॉर्मल हो गया है? क्या pH नॉर्मल नहीं हुआ है? pH नॉर्मल नहीं हुआ है, यानी यहाँ पे कंपनसेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ। तो इससे एक बात ये निकल के आती है कि आप क्वेश्चन को देखते ही कैसे पता लगा लोगे कंपनसेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो देखने के लिए आपको सबसे पहले पीएच देख लेना है। क्या देख लेना है? पीएच। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी पीएच नॉर्मल कंडीशन दे रखी है, नॉर्मल वैल्यूज के बिटवीन की कोई कंडीशन दे रखी है, वहां पे कंपनसेशन तो हो गया है। क्या हो गया है? कंपनसेशन। तो एक ट्रिक यहाँ पे जो काम आएगी वो ये है कि कंपनसेशन हुआ या नहीं हुआ ये देखने के लिए सबसे पहले क्या देख लो? पीएच नॉर्मल है या नहीं है। अगर पीएच नॉर्मल है, सीधा आंख बंद करके कंपनसेशन लिख दो। अगर पीएच नॉर्मल नहीं है, तब जाके कॉन्सेप्ट देखो कि भाई क्या बढ़ा है, क्या घटा है, बढ़ा है, घटा है, कुछ हुआ है, बॉडी ने कंपनसेट किया है, तब जाके अपन क्या बात करेंगे कि हाँ वहां पे पार्शियल कंपनसेशन हुआ है। इससे पहले वाले में हमने क्या देखा कि यहाँ पे बॉडी मतलब जो SCO3 था ये अपने नॉर्मल लेवल के अंदर ही था, तो ये बढ़ाया नहीं गया, तो यहाँ पे कंपनसेशन किया ही नहीं गया, इसलिए ये क्या था? अनकंपनसेटेड था। और कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट से दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखने के बाद पूरा का पूरा मामला सुलझ जाएगा, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका होगा। फटाफट देखते हैं। पीएच है 7.38, PCO2 है 49, SCO3 है 30। पीएच देखा 7.38 यानी कहीं ना कहीं देखो अब नॉर्मल रेंज में है, 7.35 है और 7.45 है। अब ये है तो नॉर्मल रेंज, क्या पता चलेगा कि भाई एसिडोसिस की कंडीशन है या एल्कोलोसिस की। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है एक वैल्यू, वो है 7.40, क्योंकि 7.35 से 7.45 की जस्ट मिडल की वैल्यू क्या है? 7.40 है। आई होप ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूँ। क्या 7.40 वाली जो वैल्यू है ये अपने को याद रखनी है। 7.40 से कम कोई वैल्यू दे रखी है तब वो क्या हो जाएगी? वो कंडीशन हो जाएगी एसिडोसिस। क्या कंडीशन हो जाएगी? एसिडोसिस। और 7.40 से ज्यादा कोई वैल्यू दे रखी है तब वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका एल्कलॉसिस। क्या हो जाएगा? वो आपका एल्कलॉसिस वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो आपको वैल्यू क्या याद रखनी है? 7.40 याद रखनी है। अब यहाँ पर हमने देखा कि 7.38 है, 7.38 यानी 7.40 से तो ये कम है, और अगर ये कम है तो मामला क्या है? एसिडोसिस का मामला है। क्या कंडीशन है? एसिडोसिस की यहाँ पे कंडीशन है। PCO2 देखा, PCO2 कितना है? 49 है, नॉर्मल है क्या? बिल्कुल नहीं है। SCO3 देखा 30, नॉर्मल है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। ये कम है, pH कम है, PCO2 क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है। हाँ ये हो सकता है। pH कम है, SCO3 बढ़ा हुआ है, क्या ये हो सकता है? मैं कम तू ज्यादा, ये दोनों तो दोस्त है ना, तो अगर ये कम है तो इसको भी क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए, पर ये बढ़ा हुआ है। ये रिलेशन बिल्कुल वैलिड नहीं है, इसलिए मामला क्या है? मेटाबॉलिक नहीं है, मामला क्या है? रेस्पिरेटरी है। मामला क्या है? रेस्पिरेटरी वाला इशू यहाँ पर है, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनसेट हुआ या नहीं हुआ है? तो रेस्पिरेटरी इशू है तो PCO2 को तो नहीं देखूंगा क्या? SCO3 को। SCO3 क्या है? बढ़ा हुआ है, यानी एसिडिक कंडीशन थी, बेस को बढ़ाने की कोशिश की है, यानी बॉडी ने कंपनसेट करने की तो कोशिश की है। क्या कंपनसेट सक्सेसफुली हुआ है? पीएच देखा, हाँ यार पीएच नॉर्मल रेंज में, कमाल हो गया, वाओ। तो पीएच 7.38 है, नॉर्मल रेंज में है, यानी बॉडी ने पूरी तरीके से कंपनसेट किया है और पीएच को नॉर्मल रेंज के अंदर लेके आ चुका है, यानी यहाँ पे फुल कंपनसेशन देखने को मिलेगा। फुल कंपनसेशन देखने को मिल रहा है। हमने मतलब हमारी बॉडी ने एसिड जो कंडीशन थी उसको घटाने के लिए बेस को बढ़ाने की कोशिश की है, और इतना बढ़ा लिया है कि बॉडी का पीएच क्या हो चुका है? नॉर्मल हो चुका है, यानी यहाँ पे कंपनसेशन है। या तो कंपनसेशन बोल लो, या कंप्लीट कंपनसेशन, या फुल कंपनसेशन। कुल मिला के मामला क्या है? कंपनसेट हो चुका है। और यही मैंने आपको बताया था कि अगर आपने फर्स्ट में यही देख लिया कि पीएच नॉर्मल रेंज में है, बस आंख बंद करके क्या लिख लो? कंपनसेशन। जैसे कि अगला क्वेश्चन भी कह रहा है पीएच कितना है? 7.44 है, कंडीशन 7.35 से 7.45 के बीच की है, यानी पीएच क्या है? नॉर्मल। कुछ आगे बात करनी नहीं, मामला तो क्या है? कंपनसेशन का है। यहाँ पे कंपनसेट हो चुका है, बात खत्म। अब हमको सिर्फ ये तो फाइंड करना है रेस्पिरेटरी है, मेटाबॉलिक है, एसिडोसिस है, अल्कलॉसिस। तो यहाँ हमने देखा पीएच 7.44 है, यानी 7.40 से तो कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो मामला क्या है? एल्कोलॉसिस का मामला है। क्या मामला है? एल्कोलॉसिस।
PCU2 48 है, नॉर्मल है क्या? नहीं है, बढ़ी हुई है। SCU3 35 नॉर्मल है क्या? नहीं है, बढ़ी हुई है। पीएच भी बढ़ा हुआ है, PCU2 भी बढ़ी हुई है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, दोनों का रिलेशन उल्टा है। ये बढ़ा हुआ है तो ये घटना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये बढ़ा हुआ है तो ये भी बढ़ा हुआ है, यानी मेटाबॉलिक वाली कंडीशन रिलेशन फुलफिल हो रहा है, रेस्पिरेटरी वाला कंडीशन रिलेशन फुलफिल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मामला क्या है? मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस की कंडीशन है, और यहाँ पे मामला कंपनसेट हो चुका है, क्योंकि बॉडी ने क्या किया है? बाइकार्बोनेट को बढ़ाया है। नॉर्मल तो मैक्सिमम 27 होता है, पर 35 है, यानी इंक्रीज करने की कोशिश की है, और इतना इंक्रीज कर लिया है कि पीएच नॉर्मल हो चुका है। पीएच नॉर्मल हो चुका है तो कंडीशन क्या हो चुकी है? कंपनसेशन यहाँ पर कंप्लीटली हो चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट्स और सभी लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये जो कोशिश है, मेरी जो हार्डवर्क मैंने किया है, आप लोगों को ये एसेट बेस बैलेंस अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअल स्टडी कराने के लिए, वो कोशिश कहीं ना कहीं फुलफिल हुई है। आप लोगों के माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ होगा। अब आप लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस एसेट बेस बैलेंस के आप लोग सॉल्व करना, यही कॉन्सेप्ट ट्राई करना। 100% आप लोगों के क्वेश्चन सही आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो पाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि क्वेश्चन देखने के साथ आप लोग क्या कर पाओगे? उसका आंसर दे पाओगे। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लेना, पिछले कितने भी सालों का आया ही आया है ये क्वेश्चन। एसेट बेस बैलेंस का तो क्वेश्चन मस्ट है, बनता है। ठीक है, तो मेरा मोटो फिलहाल यही है कि जो नॉर्थ सेट 22 आने वाला है, जिसकी डेट आई थिंक 11 सितंबर है, उसी को लेकर मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स में वही लेकर आ रहा हूँ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। मैं भी एग्जाम्स दे रहा हूँ, और अभी भी मेरी अच्छी खासी रैंक आई है इसके अंदर, नॉर्थ सेट के अंदर। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरे साथ साथ मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ, और वो सभी के सभी जिनको मैं नहीं भी पढ़ाया है, तो उनको मेरी नॉलेज से कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज भी एनहेंस हो, इसी कोशिश में मैं लगा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी मेरा इसमें पूरा सपोर्ट करोगे। आप जितना मुझे सपोर्ट करोगे ना, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा यार। तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं और अच्छे से बेस्ट जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। सोच रहा हूँ GTPL स्कोर आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊं। मेरे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन का राइज किया था कि डोज कैलकुलेशन का वीडियो वो लोग चाहते हैं, तो नो डाउट मेरी कोशिश अगली ये रहेगी कि डोज कैलकुलेशन पे एक अच्छा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं। और भी मैंने अच्छे अच्छे टॉपिक सोच रखे हैं, आपका स्कोरिंग वगैरह, नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। फिर उसके बाद अगर मेन टॉपिक हो जाएंगे ना, तो उसके बाद मैं एनाटॉमी के ऊपर, MSN के ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊंगा। कोशिश ये रहेगी कि ये जो 4-5 महीने का टाइम हमारे पास है, उसमें मैक्सिमम टॉपिक आप लोगों का क्लियर मैं कर दूं। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ फिर रूबरू होऊंगा। थैंक यू।